नमस्कार देवियों सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का फिर से स्वागत है। कई दिन हो गए थे अकेले आप लोगों से बात नहीं की थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब एक बार फिर से वह समय आ गया है कि आप लोगों से अकेले बात की जाए, क्योंकि आप लोग कहीं ये ना भूल जाएं कि ये एक चैनल टाइप का बना रखा है, लेकिन इस पर ये अकेले तो बात करता नहीं है। आज बात बिहार की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार के मोदी के पैरों में पड़ने की, और इसकी वजह क्या है। जो वजह आपको अभी तक कहीं नहीं बताई गई होगी, वो वजह मैं बताऊंगा, और मैं 5-6 बार इस बात को बिना रिपीट किए हुए सीधी वजह ये बताऊंगा कि शायद कहीं न कहीं नीतीश कुमार का भी पुत्र मोह जाग गया है, और वो अपने बेटे निशांत कुमार को सेट करने के लिए, भाई देखिए पॉलिटिक्स में तो आखिरकार, और खास तौर से इस तरह एक व्यक्ति या परिवार की जो पार्टियां होती हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे उधर आप तेलुगु देशम को देख लीजिए, या डीएमके को देख लीजिए, ये सब एक व्यक्ति और परिवार के नाम पर चलने वाली जो पार्टियां हैं, या फिर कांग्रेस को देख लीजिए, इनमें अगर लगातार खानदान से कोई ना कोई नहीं आता है, तो फिर इसके झगड़े शुरू हो जाते हैं और पार्टी बंटने लगती है। जैसे जयललिता ने अपना वारिस तय नहीं किया, तो आज आप देखिए कि एआईएडीएमके की हालत क्या हो गई है, और तमिलनाडु की राजनीति में वह कितनी प्रभावी रह गई है। और जबकि डीएमके को देखिए, करुणानिधि ने अपने बेटे को सौंपी, उनके बेटे स्टालिन ने अपने बेटे को सौंपी। ये वही नापदानी कीड़ा है जो सनातन को इरेडिकेट करने की बात करता है। आप अगर बिहार में आए, अब हम लोग बिहार की बात करें, तो बिहार में आरजेडी में साफ-साफ डिवीजन हो गया है कि लालू प्रसाद का समय चला गया। अब वो मार्गदर्शक मंडल में है, अब वो केवल रणनीति का निर्माण करते हैं, और तेजस्वी यादव एग्जीक्यूटिव की भूमिका में है। मतलब तेजस्वी यादव के पास पूरी तरह आरजेडी की कमान है। वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि लालू यादव की जो भी रणनीति है, उसको वो इम्प्लीमेंट करें, और उसका सही क्रियान्वयन कैसे हो, इस पर वो जोर देते हैं। अब बात अगर नीतीश कुमार की देखें, तो नीतीश कुमार ने अभी तक समाजवाद का झंडा बुलंद कर रखा है। उन्होंने अभी भी पार्टी की कमान कथित तौर पर अगर किसी को सौंपी है, तो वो संजय झा हैं, जो उनके परिवार के नहीं हैं। संजय झा को इसलिए सौंपी है कि नीतीश जी की एक अवस्था हो गई है, और उस अवस्था में उन पर कई तरह के की अफवाहें भी उनके स्वास्थ्य को लेकर हैं कि वो भूलने लगे हैं, वो डिमेंशिया के शिकार हो गए हैं। और अगर वो नहीं भी हैं, तो भी एक मुख्यमंत्री के तौर पर, और साथ में एक भरी पूरी पार्टी को चलाना बिहार जैसे स्टेट में उनके लिए मुश्किल है। तो अब उन्होंने संजय झा को पार्टी की कमान सौंपी। लेकिन इसी बीच यह भी हल्ला होने लगा, क्योंकि जेडीयू की जो विरासत है वो कहाँ जाएगी, और कई लोग तो ये कहने लगे कि भाई बीजेपी को अपनी विरासत सौंप दी है नीतीश कुमार ने। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बिहार की राजनीति में यह है कि नीतीश कुमार वह बटखरा हैं जो तराजू के जिस पलड़े में चले जाते हैं, उधर कोई भी हो, चाहे वो लालू हो, चाहे भाजपा हो, वो पलड़ा झुक जाता है। नीतीश कुमार जब अकेले लड़ते हैं तो भले उनकी कोई ताकत नहीं रहे, लेकिन नीतीश कुमार को यह भी पता है कि लालू प्रसाद यादव उनकी पार्टी को तोड़ने की पुरजोर कोशिश में है, और उधर भाजपा भी कोई कम नहीं है। भाजपा भी यह घात लगाए बैठी है कि नीतीश कुमार के बाद अगर जेडीयू का कुछ बचता है हिस्सा, तो उसका विलय करवा के बिहार की राजनीति में अपने आप को और मजबूत किया जाए। नीतीश इन दोनों से बचना चाह रहे हैं। नीतीश के बेटे का नाम बहुत बिहारियों को भी नहीं पता होगा, और आप लोगों में से कई को नहीं पता होगा। निशांत कुमार उनका नाम है। पेशे से वो इंजीनियर हैं, बहुत सादगी से रहते हैं। आप अगर उनको अचानक सामने देख लेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो बिहार के मुख्यमंत्री के बेटे हैं। नीतीश कुमार शायद पहली बार ऐसा हुआ कि अपने साथ अपने बेटे को हरियाणा के राजनीतिक दौरे पर ले गए। उस दौरान निशांत ने जो हरकतें की, या जो
जानबूझकर पीआर स्ट्रेटेजी के तहत करवाई गई, उससे निशांत कुमार की बहुत वाहवाही हो रही है कि अरे बहुत सामान्य हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, कितने अच्छे हैं, कितने मिलनसार हैं, वगैरह वगैरह। नीतीश के सामने दो चुनौतियां हैं, एक अपनी पार्टी को बचाए रखना, दूसरा 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी गद्दी बचाए रखना। अब आते हैं कि नीतीश कुमार मोदी के पैरों में क्यों पड़ रहे हैं। अभी पिछले सप्ताह जब प्रधानमंत्री मोदी दरभंगा आए थे और करीबन 10,000 करोड़ की योजनाएं उन्होंने घोषित की, एम्स का शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ, उस दौरान हम सब ने देखा एक वीडियो है जिसमें नीतीश कुमार मोदी के पैर पड़ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं था, हालांकि मोदी 6 महीने बड़े हैं उनसे, 6 महीने 7 महीने, और हमारी भारतीय परंपरा में बड़ों के पैर छूना कोई ऐसी चौंकाने वाली बात नहीं है और वो हमारी परंपरा का हिस्सा है। लेकिन ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने बाढ़ राहत के समय गुजरात सरकार का चेक लौटा दिया था 5 करोड़ का। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने एक भोज जो सरकारी था, जो पार्टीगत भोज था, उसमें चूंकि भाजपा आ रही थी और उस समय नरेंद्र मोदी घोषित हो गए थे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, तो नीतीश कुमार ने उससे अपने आप को अलग कर लिया था। नीतीश कुमार का माजी जो है वह उनके साथ खड़ा हो जाता है। तो फिर आखिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार मोदी के पैरों में पड़ रहे हैं, और वो एक बार नहीं, ये तीसरी बार था। इसकी एक वजह जो दिखाई देती है वो वजह ये है कि शायद नीतीश कुमार अब ये समझ चुके हैं कि वह अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं और वो इसको बहुत सम्मान से खेलना चाहते हैं। दूसरे, वो अपनी पार्टी को बचाना चाहते हैं। तीसरे, वो अपनी विरासत किसी सक्षम हाथ में देना चाहते हैं। लेकिन वो सक्षम हाथ अगर उनका खानदान का नहीं होगा तो शायद पार्टी के बिखरने का अंदेशा हो, या शायद नीतीश को ये भी डर है कि अगर उन्होंने अपने घर से किसी को नहीं दी वो विरासत तो उनको भी दरकिनार किया जा सकता है। आखिरकार वो ओडिशा में नवीन पटनायक का हश्र देख रहे हैं कि नवीन पटनायक ने अपने सेक्रेटरी को, जो दक्षिण भारतीय हैं, उनको कोशिश की कि वो पूरी कमान सौंप दें, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? आज ओडिशा में भाजपा की सरकार है, क्योंकि किसी उड़िया ने यह स्वीकार नहीं किया कि एक दक्षिण भारत से आया हुआ व्यक्ति, वो भी नवीन पटनायक को क्यों स्वीकार किया? क्योंकि नवीन पटनायक को उड़िया बोलने नहीं आती है, हिंदी बोलने नहीं आती है, वो अंग्रेजी दाएं हैं। वो एक्सीडेंटली आए राजनीति में, लेकिन ऐसे आए, और चूंकि वो बीजू पटनायक के सुपुत्र हैं, तो वो ऐसे आए कि वो लगातार 20-25 वर्षों तक मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन जब बात उनकी बीमार होने की शुरू हुई या फिर उनके विरासत की हुई, तो जनता ने और उड़िया लोगों ने उनकी विरासत के प्रतिनिधि के तौर पर किसी दक्षिण भारतीय को नहीं स्वीकार किया। उसी तरह नीतीश कुमार ये भी जानते हैं कि लालू प्रसाद उनकी पार्टी को तोड़ने की कोई भी कोशिश छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी सबने देखा है कि नीतीश कुमार के मंत्री मदन सहनी खुद ब खुद उन्होंने बागी तेवर अपनाए हुए हैं, और मदन सहनी के तेवर ऐसे हैं कि वह खुद सरकार में रहते हुए और कह रहे हैं कि नौकरशाही ने कब्जा कर रखा है। मेरे जैसा एक पत्रकार आदमी अगर बिहार की राजनीति को पिछले 15-20 साल से जो मैं देख रहा हूं, तो नीतीश कुमार के राज में हमेशा ही नौकरशाही हावी रही। अब सवाल ये आता है कि नीतीश के पास चुनौतियां क्या हैं और रास्ते क्या हैं। नीतीश कुमार को अपनी पार्टी को लालू के पंजे से बचाना है। नीतीश कुमार को अपनी पार्टी की विरासत को इस तरह सौंपना है कि उनकी पार्टी खंड खंड न हो जाए। नीतीश कुमार भाजपा पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, नहीं कर रहे हैं, और इसके साथ नीतीश कुमार अपना एक सुखद रिटायरमेंट चाह रहे हैं। वह जान चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी जितनी भागदौड़ होनी थी वो सब हो चुकी है। वो इंडी अलायंस के जनक रहे हैं, लेकिन इंडी अलायंस ने जब उनको कोऑर्डिनेटर तक नहीं बनाया, या फिर कांग्रेस ने और राहुल विंची ने जो उनका अपमान किया पूरे 1.5 साल तक,
उसको देखकर नीतीश कुमार को ये समझ में आ गया है कि एक पार्टनर के तौर पर, एक गठबंधन सहयोगी के तौर पर भाजपा से बेहतर विकल्प और कुछ नहीं है। ये सारी वजहें हैं कि वो निशांत कुमार को लेकर जाते हैं। अच्छा देखिए, निशांत अगर आएँगे तो उसके क्या-क्या फायदे और नुकसान हैं। निशांत खुद पिता की तरह इंजीनियर हैं, आज तक किसी लफड़े में उनका नाम नहीं है। नीतीश कुमार ने उनको आगे नहीं बढ़ाया है। अगर वो और शायद 6 महीने, साल भर तक उनको प्रशिक्षित कर नीतीश कुमार अपनी विरासत सौंप दें। उनके मुकाबले में तेजस्वी जो हैं वो नवीं फेल हैं, लड़की छेड़ने के आरोप में उनकी पिटाई हो चुकी है, हालाँकि उस खबर को बहुत बुरी तरह दबाया गया। सैकड़ों करोड़ के घोटाले में आरोपित हैं। जब तब उनके पूरे खानदान को ईडी बुला लेती है। उनके पिता का इतिहास बहुत कलंकित है। उनके पिता बाकायदा सजाशुदा, सजा याफ्ता अपराधी हैं। कोर्ट से साबित हो चुका है कि वो अपराधी हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और चारा चोर हैं। उनकी माताजी, उनके मामाओं ने क्या-क्या किया है, ये सारा कुछ बिहार की जनता को जब तब याद दिलाया जाता है। उधर चिराग पासवान ने अपने पिता की विरासत संभाल रखी है। चिराग पासवान श्वेब हैं, हालाँकि अभी एक उनके बारे में अफ़वाह कहिए या एक खबर उड़ी, लेकिन वह अगर है खबर सच भी है जिसमें एक फ़िल्मी किसी या टीवी सीरीज़ के नायक के साथ एक ही होटल से पेरिस से उनकी फ़ोटो आई, एक ही जगह से और उसके बाद कुछ-कुछ कयासबाज़ियाँ हुई। अगर मान लीजिए वो सच भी हैं, तो वो चिराग का अपना चॉइस है। लेकिन निशांत के सामने चुनौती क्या होगी? निशांत के सामने चुनौती सबसे पहले ये होगी कि आज तक नीतीश कुमार जिस प्लैंक पर खड़े हैं कि मैं समाजवादी हूँ, परिवारवाद का विरोधी हूँ, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, वो होगा। दूसरे भाजपा भी इससे असहज हो, क्योंकि भाजपा परिवारवाद पर लगातार प्रहार करती है। अब ये बात दीगर है कि खुद उस पर परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं, खासतौर से जय शाह का जिस तरह का मामला है। चाहे वो राजनाथ के सुपुत्र हों या धूमल के सुपुत्र हों, इन लोगों ने कम से कम थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली, लेकिन जय शाह को जिस तरह बीसीसीआई और बीसीसीआई पैसों की खदान है, उस पर जिस तरह बिठाया गया और जिस तरह से अजय शाह के 2-4 कारनामे भी रहे हैं, उससे लगता है कि वो अनफिट है। तो भाजपा पर खुद भी ये आरोप लग रहा है, लेकिन भाजपा मूलतः ये चलती है कि वह एकमात्र पार्टी है जिसमें एक सामान्य कार्यकर्ता भी किसी दिन मुख्यमंत्री बन सकता है, किसी दिन प्रधानमंत्री बन सकता है। अब भाजपा असहज ना हो, स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए और अचानक अगर नीतीश कुमार, निशांत कुमार को अपना उत्तराधिकारी बनाएँगे, तो उनकी पार्टी के जो खुर्राट नेता हैं, जो बरसों से इस साधना में लगे हुए हैं कि उनको आगे चलकर कमान मिले, उनका क्या होगा? ये सारे सवाल हैं और इन सब सवालों के बीच बिहार की अपनी राजनीति है। लेकिन फिलहाल इन सवालों और इन प्रश्नों के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। आप लोग भी विचार कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरा ये आकलन आपको कितना सही लगता है, कितना गलत लगता है कि नीतीश कुमार चूँकि अपने बेटे को राजनीति में लाना चाहते हैं, उनको अपना बनाना चाहते हैं और उसके बाद इसी लक्ष्य को लेकर वह प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में बार-बार, बार-बार झुक रहे हैं। यहीं लूँगा एक विराम। अभी दीजिए आज्ञा, अगले वीडियो में फिर हाज़िर होऊँगा। आलोक वाणी को जिस तरह आप अपना स्नेह और प्रेम देते रहें, प्लीज़ देते रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अभी दीजिए मुझे आज्ञा। जय सिया राम।